नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो लखनऊ में बीजेपी महिला मोर्चा की बैठक चल रही है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में 2022 को लेकर रणनीति पर मंथन जारी है। बैठक में उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उत्तर प्रदेश महिला मोर्चा के अध्यक्ष और सांसद गीता शाक्य के साथ बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वानथ्री श्रीनिवासन मौजूद हैं। वहीं दूसरे सत्र में प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा शामिल होंगे और सीएम योगी समापन सत्र को शाम 4 बजे करीब संबोधित भी करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी दोबारा जब उन्होंने शपथ ग्रहण किया था 2019 चुनाव के बाद, तो उन्होंने कहा था कि इस जीत का श्रेय मैं इस देश की आधी आबादी को देता हूं। तो जब आधी आबादी का विश्वास इस देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी में है, तो मुझे लगता है कि ये हमें किसी को मैसेज देने की आवश्यकता नहीं है। सरकार की कार्यशैली ऐसी है, चाहे केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो। महिलाएं और आधी आबादी जानती हैं कि कौन सी ऐसी सरकार है, कौन सा ऐसा संगठन है जो महिलाओं के लिए काम करता है, तो वो तो हमारे साथ खड़े हैं। तो महिला मोर्चा प्रदेश महिलाओं की बैठक इस वक्त चल रही है। स्वतंत्र देव सिंह, वानथ्री श्रीनिवासन इसमें शामिल हुए हैं पहले सत्र में। समापन सत्र को सीएम खुद संबोधित करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2022 को लेकर महिलाओं से जुड़ी खास तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर मंथन हो रहा है और यही महिलाएं बाहर निकलकर सरकार के कामकाज को यहां से बताएंगी। तो 2022 के चुनाव के लिहाज से ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। रणनीति पर मंथन होगा और 2 सेशन है और अंतिम सेशन में मुख्यमंत्री संबोधित करने वाले हैं। तमाम बड़े नेता इसमें मौजूद रहेंगे। हम आपको बता रहे हैं मातृशक्ति जीत का आधार बनेगी, बीजेपी की तरफ से यह कहा गया है और इसलिए आज महिला संगठन की यह बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो महिला मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की यह बैठक है। हालांकि ये एक सांगठनिक प्रक्रिया है, लगातार बैठकों का दौर चलता है और समय समय पर किस तरह से पार्टी के लिए काम करना है ये बताया जाता है। लेकिन चूंकि यहां पर महिलाओं को जोड़ा गया है और साथ ही कहा गया मातृशक्ति जीत का आधार बनेगी और 2022 के लिहाज से ये आधी आबादी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अनामिका सिंह लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, क्या पहले सत्र की जो शुरुआत हुई थी वो खत्म हो चुका है या अभी भी पहला सत्र जारी है और पहले सत्र में क्या कुछ देखने को मिला? और देखिए नीलू, बीजेपी महिला मोर्चा की कार्य समिति का जो फर्स्ट सेशन था, जो पहला सत्र था, वो खत्म हो चुका है। और जो तस्वीरें हैं हॉल की मैं वो दिखा दूं आपको कि पहले सत्र के समापन के साथ ही कुछ देर का ब्रेक दिया गया है। लेकिन पहला सत्र काफी महत्वपूर्ण रहा कई मायनों में, क्योंकि पहले ही सत्र में महिला मोर्चा की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वानथ्री श्रीनिवासन, उनका संबोधन हुआ और उसके बाद पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है स्वतंत्र देव सिंह, उनका संबोधन हुआ। ये दोनों ही संबोधन काफी महत्वपूर्ण थे 2022 के चुनाव के लिहाज से भी, आधी आबादी को साधने के लिहाज से भी, क्योंकि श्रीनिवासन ने जिस तरीके से महिलाओं को ये कहा कि आज इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि केंद्र में 11 महिला मंत्री बनाई गई हैं। देश में ऐसा पहली बार हुआ आजादी के कि जब पूरे देश में कुल 8 राज्यपाल महिला राज्यपाल हैं। तो ये संदेश देने के लिए काफी है कि केंद्र सरकार ने या बीजेपी सरकार ने महिलाओं को किस तरीके से सम्मान दिया है और उनको उचित स्थान भी दिया है। और अब चूंकि फर्स्ट सेशन के समापन के बाद थोड़ा ब्रेक दिया गया है, सेकंड सेशन में राजनीतिक प्रस्ताव पास करवाया जाएगा। राजनीतिक प्रस्ताव कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी राजनीतिक प्रस्ताव के जरिए मिशन शक्ति के अलावा और जो कार्यक्रम सरकार की ओर से चलाए गए हैं उसका बिल्कुल इस पर आपसे बातचीत होती रहेगी। लेकिन सीएम योगी कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं उनको। प्रतिमान स्थापित किए हैं। कृषि और किसान कल्याण के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला है। वह चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड देश के अंदर पहली बार जारी करने का रहा हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजनाएं, लागत का 1.5 गुना दाम किसानों को एमएसपी के माध्यम से देने की कार्रवाई रही हो, या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसान एक सामान्य रोजमर्रा से जुड़ी
तो कृषि मंत्रालय के अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे सीएम योगी। अब बढ़ते हैं नोएडा की तरफ, बात करते हैं सुपरटेक एमराल्ड मामले की। तो एसआईटी की जांच अब इसको लेकर शुरू हो गई है। सुपरटेक एमराल्ड मामले में भ्रष्टाचार की जांच अब तेज कर दी गई है। दस्तावेज खंगालने के लिए एसआईटी पहुंच गई है नोएडा। अथॉरिटी दफ्तर में इस वक्त जांच पड़ताल हो रही है। 2004 से 2017 के बीच की तैनाती और अफसरों की जांच, इस दौरान कौन कौन से ऑफिसर थे, किस तरह की उनकी संलिप्तता इस पूरे मामले में है, इसकी जांच हो रही है। टीम 2 दिनों तक नोएडा में ही रहने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 सितंबर को इस पूरे घोटाले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था, जिसे बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट अब शासन को देनी है। तो अब जांच तेज हो गई है और इसको लेकर एसआईटी की टीम नोएडा पहुंच चुकी है। बातचीत करने के लिए सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, लगातार इस मामले में जांच तेज हो गई है और अब नोएडा अथॉरिटी के दफ्तर एसआईटी की टीम पहुंच चुकी है, क्या अपडेट इसको लेकर? जी देखिए, साफ तौर से जिस तरह सुपरटेक की नियमितता सामने निकल कर आई है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने तीखे तेवर दिखाए हैं और साफ तौर से फिलहाल सुपरटेक के 2 फ्लोर को गिराने का आदेश दिया है, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार हरकत में आई है। इस पूरे अनियमितता को लेकर एसआईटी टीम का गठन किया गया था। एसआईटी टीम जो है वो फिलहाल अभी नोएडा अथॉरिटी जो नोएडा सेक्टर 6 में है वहां पर इंस्पेक्शन करने के लिए आए हैं। बातचीत चल रही है। जो वहां के फिलहाल अथॉरिटी की जो हेड है वो भी इस मीटिंग में शामिल है। तमाम नियमों और तमाम कानून को लेकर जो फाइलें बनाई गई थी सुपरटेक को लेकर, उस पर उसके रिकॉर्ड को भी खंगाला जा रहा है और ये देखने की कोशिश की जा रही है कि सुपरटेक को लेकर जो अनियमितता बरती गई थी उसमें कौन कौन से अधिकारी शामिल है और कौन कौन से नियमों को ताक पर रखकर इस प्रकार की बिल्डिंग बनाई गई है। और न केवल सुपरटेक को लेकर ये जांच हो रही है बल्कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में तमाम प्रकार की जो बिल्डिंगें बनाई गई उन तमाम चीजें अब फिलहाल उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा बनाई गई एसआईटी के फिलहाल अब इस पूरे शिकंजे के घेरे में है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सुशील। और एक बार फिर से रुक करते हैं, सीएम योगी इस वक्त कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बोल रहे हैं। कुछ 80,000 कृषकों को 17,119 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। वहीं वर्तमान सरकार के समय में 31,88,000 किसानों को अब तक 37,885 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इस वर्ष भी खरीफ की फसल अच्छी होने की संभावना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद की सभी तैयारियां प्रदेश में पूरी की जा चुकी हैं। इसी प्रकार 2012 से 17 की अवधि में 94.38 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई। वही वर्तमान सरकार द्वारा अब तक 209.67 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है, जहां 2012 से 17 की अवधि में 19,02,000 किसानों को रुपये 12,808 करोड़ का भुगतान किया गया। वहीं वर्तमान सरकार के समय में 43,75,000 किसानों को 36,405 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। खरीफ फसलों की बुआई के समय डीएपी उर्वरक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतें बढ़ने के कारण प्रति बोरी कीमत 2,400 रुपये हो गई थी। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने 500 रुपये प्रति बोरी से अनुदान को बढ़ा करके 1,200 रुपये प्रति बोरी किया, जिससे किसानों को पूर्व की भांति 1,200 रुपये प्रति बोरी की दर पर पर्याप्त मात्रा में डीएपी उपलब्ध हो रही है। केंद्र सरकार के जनहितकारी कदम से किसान भाइयों को बड़ी राहत महसूस हुई है। केंद्र सरकार के समन्वय से पर्याप्त खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। करीब 2021 में 57 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 53 लाख मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध कराकर 36,76,000 मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण भी किया गया है। दानेदार यूरिया के स्थान पर इफ्को द्वारा विकसित नैनो तरल यूरिया को किसानों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। सरकार ने गन्ना किसानों के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। खासतौर पर गन्ना किसानों को वर्ष 2012 से 17 की अवधि में मात्र 95,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हो पाया था। वहीं वर्तमान सरकार के समय में 45 लाख
1,74,000 गन्ना किसानों को 1,42,366 करोड़ रुपए से अधिक के गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। 2020-21 में कुल 21,80,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कुल 1,783.42 लाख मीट्रिक टन गन्ना का उत्पादन हुआ, जो 818.07 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। प्रदेश में कुल 165.55 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण माह जुलाई 2021 तक किया गया है, जहां 2012 से 17 की अवधि में 2,39,515.07 करोड़ रुपए का ऋण वितरण हुआ था, जबकि वर्तमान सरकार के समय यह बढ़कर के 4,71,723.82 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में फसली ऋण वितरण में पूर्व की सरकार के सापेक्ष 96.95% की वृद्धि हुई है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्तमान सरकार द्वारा परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत 36 जनपदों में 585 क्लस्टर के 11,700 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जैविक खेती कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इसी प्रकार गौ आधारित प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन हेतु 35 जनपदों के 38,670 हेक्टेयर क्षेत्रफल की रुपये 197 करोड़ रुपए की कार्ययोजना भारत सरकार को प्रेषित की गई है। योजना स्वीकृत होते ही इसके क्रियान्वयन को भी सुनिश्चित कराने की योजना है। नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत 3,309 क्लस्टर यानी 66,180 हेक्टेयर स्थापित कर 1,03,442 कृषकों को लाभान्वित किया गया है। सभी क्लस्टर के कृषकों को संगठित कर कृषि उत्पादक संगठन बनाने की कार्ययोजना पर भी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से इस कार्रवाई को क्रियान्वित करने की योजना है। भारत सरकार द्वारा कृषि अवसंरचनात्मक निधि की स्थापना की गई है, जिससे वे अपने उपज का उचित मूल्य प्राप्त कर सकें। इस उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु भारत सरकार द्वारा फार्म गेट एवं समेकन केंद्र के वित्त पोषण के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की जो वित्तीय सुविधा इसके लिए उपलब्ध कराने में काफ़ी मदद होगी। इस योजना का लाभ प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, विपणन सहकारी समितियां, कृषि किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप, एग्रीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स व कृषि उत्पादक मंडी परिषद ले सकते हैं। प्रदेश में कृषि अवस्थापना निधि के अंतर्गत शेड्यूल कमर्शियल बैंकों का कुल 197 आवेदन प्राप्त हुए, जिनकी लागत रुपये 218 करोड़ है। आवेदनों में से लगभग 20 करोड़ रुपए की 20 परियोजनाओं की स्वीकृति के बाद प्रथम किस्त वितरित की गई है। वर्तमान में सेंट्रल पीएमयू तथा विभिन्न शेड्यूल कमर्शियल बैंक के स्तर पर 74 आवेदन, जिनकी परियोजना लगभग 126 करोड़ रुपए है, एक प्रक्रियाधीन भी है। पैक्स को नाबार्ड की मल्टी सर्विस सेंटर योजना के तहत लगभग 1100 पैक्स के आवेदन प्राप्त हुए हैं। 549 पैक्स के लगभग 120 करोड़ रुपए के डीपीआर नाबार्ड द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश तृतीय स्थान पर है। प्रथम किस्त 170 पैक्स को प्रति पैक्स 4.25 लाख की दर से कुल 10 करोड़ रुपए भी वितरित किए जा चुके हैं। इस निधि के क्रियान्वयन के संबंध में हमारा सुझाव है कि पोर्टल मात्र अंग्रेजी भाषा में है। सामान्य किसान इसे समझने में उन्हें कठिनाई हो रही है और आवेदन करने में भी कठिनाई हो रही है। हमारा अनुरोध है कि पोर्टल को हिंदी भाषा में भी अगर कर सकेंगे तो एक सामान्य किसान को इसमें सुविधा होगी। महोदय, कृषि अवस्थापना निधि को और बेहतर ढंग से करने हेतु राज्य सरकार शीघ्र ही आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना लागू करने की प्रक्रिया में है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के 1500 से अधिक प्राथमिक
जो कृषि सहकारी समिति पैक्स को 20% मार्जिन मनी शासन के बजट से उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है, जिससे वे नाबार्ड से ऋण प्राप्त करते हुए अवस्थापना निधि के ब्याज उपादान का लाभ ले सकेंगी। इस ऋण से ग्रामीण स्तर पर पोस्ट हार्वेस्ट अवस्थापना जैसे छोटे भंडारण, कोल्ड स्टोर इत्यादि का निर्माण होगा, जो स्थानीय कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए लाभकारी होगा एवं ग्रामीण क्षेत्र में इससे रोजगार का भी सृजन होगा। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादन संगठनों, कृषक उद्यमियों एवं मंडी समितियों को भी अवस्थापना निधि से बेहतर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा भी 3% अतिरिक्त ब्याज उपादान देने का प्रस्ताव है। इस कदम से पोस्ट हार्वेस्ट अवस्थापना हेतु ऋण लेने से वास्तविक ब्याज 3% के आसपास रह जाएगा, जिससे बैंकों से ऋण भी ज़्यादा सुविधा से प्राप्त हो सकेगा एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधा विकसित हो सकेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी कृषक प्रदेश में 2,50,09,000 हैं, तथा किसान क्रेडिट कार्ड 1,65,55,000 वितरित किए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित करने हेतु जिला प्रशासन व बैंकों के समन्वय के साथ अभियान अनवरत जारी है। अभी तक प्रदेश के 75 जनपदों में से 7 जनपदों में 100%, 14 जनपदों में 90% या उससे अधिक आच्छादन हो चुका है। 18 जनपदों में 50% से कम आच्छादन है। उक्त जनपदों में विशेष अभियान चलाकर किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाने की कार्रवाई भी प्रगति पर है। उल्लेखनीय है कि माह जनवरी 2020 तक कुल 1,11,13,000 किसान क्रेडिट कार्ड बने थे, जबकि जुलाई 2021 तक कुल 1,65,55,000 किसान क्रेडिट कार्ड बन गए हैं। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। सीएम योगी ने किया निरीक्षण, निर्माण कार्यों का लिया जायजा।